नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सभी दर्शकों से माफी चाहता हूं। 4-5 दिन के बाद मैं आपसे जुड़ रहा हूं। एक बहुत दुखद घटना हो गई थी। हमारे एक कलीग का निधन हो गया था और उस ट्रॉमा से हम लोग अभी भी नहीं उभरे हैं। लेकिन सो मच टू गो ऑन, सो मच टू गो ऑन। हमारे कलीग थे विजय, वो हमारे बीच नहीं रहे और बहुत बहुत पीड़ा पे है हम लोग। लेकिन आपसे जुड़ना है, आपसे मिलना है, बात करनी है, बहुत सारी लड़ाई लड़नी है। विजय भी लड़ते थे साथ में, तो शो को हम नहीं रोक सकते। आपके संदेश हमें मिल रहे थे, आपके लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे, मैसेज मिल रहे थे कि आप मेरे स्वास्थ्य के बारे में आप सब पूछ रहे थे, जान रहे थे, जानना चाहते थे कि कहाँ हैं। वो एक परिस्थिति थी, शुक्रवार के दिन ऐसी घटना हुई और उसके बाद से हम लोग लगातार एक प्रकार से कैमरा फेस करने में दिक्कत हो रही थी। एक सीवियर कार्डियक अरेस्ट में 5 मिनट का भी वक्त नहीं मिला और वो हम लोगों का साथ छोड़ के चले गए। हम लोग उन्हें नहीं बचा पाए, इसका बहुत तकलीफ है। हम लोग पूरी तरह से उनके परिवार के साथ हैं, पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। अब हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जब आप न्याय के लिए लड़ना शुरू करते हैं तो चारों तरफ से ऐसी ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपको दबाने का प्रयास भी करती हैं। अब एक और कोशिश हो रही है और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये कोशिश नहीं होनी चाहिए और जजों को इस तरह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर कोई आपत्ति की बात हो रही है तो इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन इतिहास में दूसरी बार, इसके पहले भी हुआ और दूसरी बार हो रही है ये घटना, आज तक नहीं हुई थी। किसी एक एडवोकेट के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स या उनके खिलाफ कुछ इस तरह की बात के लिए 5 सदस्यीय बेंच का गठन हो जाए और वो भी उनके लिए जो दिशा सालियान के वकील हैं। मैं बात कर रहा हूं दिशा सालियान के 25 से 50 वकीलों की टीम में से जो सबसे प्रमुख हैं, एडवोकेट नीलेश ओझा, उनके बारे में। एडवोकेट नीलेश ओझा के लिए 5 जजों की बेंच बनी है। क्यों बनी है, क्या जानना चाहते हैं, क्या कार्रवाई हुई है, क्या करना चाहते हैं, किस बात के लिए कोर्ट नाराज है या कोर्ट क्या जानने की कोशिश करना चाहते हैं, इस सब पर बात करने के लिए सीधे अभी बुलाते हैं नीलेश ओझा जी को। लेकिन इसके पहले कि नीलेश ओझा जी से हम बातचीत शुरू करें, हम ये बात अपने दर्शकों के ऊपर आज छोड़ रहे हैं कि जो कोई भी न्याय की मांग करेगा, क्या उसे इसी तरह से इंप्लीकेट किया जाएगा? तो हो सकता है कि किसी और प्रकरण में उनको बुलाया जा रहा हो, किसी और प्रकरण में उनकी सुनवाई होनी हो, लेकिन ये वही नीलेश ओझा हैं जो दिशा के पिता को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो जनता के संज्ञान में रहना ही चाहिए, क्योंकि जनता की बड़ी अदालत जो है, उनके सामने हम तो मुकदमा लड़ेंगे ही। ये मेरी जिम्मेदारी है मीडिया के रूप में कि मैं ये मुकदमा लड़ूं और मैं इस बात को उठाऊं और जनता के बीच ले जाऊं। तो एडवोकेट नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है नीलेश जी। नमस्ते, धन्यवाद आशुतोष जी। नमस्कार नमस्कार। नीलेश जी, ये मामला क्या है और क्यों आपके लिए इतना ऐतिहासिक कदम उठाया गया है? नहीं, ये पहली बार नहीं है, सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट के हिस्ट्री में 5 जज बेंच सिर्फ 2 बार बैठे हैं कंटेम्प्ट के लिए। 2017 में एडवोकेट नीलेश ओझा के लिए और 2025 में एडवोकेट नीलेश ओझा के लिए। तो किसी भी वकील के लिए? किसी भी वकील के लिए? नहीं, सिर्फ नीलेश ओझा के लिए, बस। आप समझे नहीं।
हाँ, हिस्ट्री में बॉम्बे हाईकोर्ट की पूरे हिस्ट्री में 5 जज बेंच कभी नहीं बैठे थे कंटेम्प्ट में। कंटेम्प्ट में 5 जज बेंच नहीं बैठा था? नहीं। और 2017 में मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट किस लिए हुआ था पता है क्या? हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज है जस्टिस काथावाला, एसजे काथावाला, शाहरुख जिम्मी काथावाला, वो रिटायर्ड हो गए। तो उन्होंने एक केस में क्या किया, करप्शन ऐसा किया था कि जो बोला कोर्ट में, जो एविडेंस बुलाया, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया अपोजिट पार्टी को हेल्प करने के लिए। तो हमारे क्लाइंट में से एक पर्सन ने वो जज का कर लिया स्टिंग ऑपरेशन, उसमें सब आ गया कि ये सब हो रहा है और वो जज रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। तो वो स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर मेरा इंटरव्यू हुआ था। फिर इंटरव्यू होने के बाद में वो जज के एक यहाँ पर दलाल वकील है, मतलब उनके एजेंट टाइप है, मिलिंद साठे करके, उन्होंने एक अर्जी लगाया बॉम्बे बार एसोसिएशन की तरफ से। और ये अब क्या होता है मालूम क्या, अभी तो भी ठीक है, हाईकोर्ट जरा सुप्रीम सो मोटो पे आ गया। पहले क्या होता था, अगर एक आधे किसी करप्ट जज के खिलाफ हम बोलो तो उस करप्ट जज के एजेंट को, जो वकील है जिनकी दलाली चलती है लेन देन वगैरह, तो उसको बोलकर वो हमारे खिलाफ आरजी लगाते थे। अभी उनको क्या लगा कि ये बार एसोसिएशन को अगर देख के डर जाएंगे वगैरह, तो अभी भगवान के दया से वो दवाई इधर काम नहीं करी उनकी, उल्टा हो गया, हमने उन पर ही केस किया। और देखिए फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं जो कह रहा हूं ना, 2010 में आरके जैन करके जो रिपोर्टर है, उन्होंने एक ऐसे ही जज के बारे में जुडिशियल कंडक्ट को एक्सपोज किया, उनका मिसकंडक्ट को। वो करने के बाद में उस जज की जो चमचे और दलाल लोगों का जो ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, एक कंटेम्प्ट पिटीशन लगाया इनके खिलाफ। जब कंटेम्प्ट लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर 2 लाख कॉस्ट लगाया। बोले भाई अगर एक आधा जज करप्शन कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उसको एक्सपोज करना ये तो हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। आर्टिकल 51A सबसेक्शन H ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी ड्यूटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तो तुम उसके ड्यूटी के बीच में आ रहे हो। अगर इसके आरोप गलत है आप बताओ, तो हम इन पे कार्रवाई करते हैं। आप ये नहीं बोल रहे हो इसके आरोप गलत है, आप ये बोल रहे हो कि जज के खिलाफ बोल नहीं सकते। तो अभी वो जज के घर पे जो कैश मिला है, तो फिर उसके बारे में क्या करने का। तो ये जो है, ये जो ट्राई करते हैं दलाल लोग की डराने का, तो उससे कुछ अपने को फर्क पड़ता नहीं है। 2017 का केस आज तक उसका हियरिंग नहीं हुआ है, उसमें हमने रिप्लाई भी दिया है, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिया है उसमें, मतलब बीच में 1-2 बार हुआ और बाद में फिर से वो पेंडिंग में चला जाता है। मैंने खुद लेटर दिया था, हियरिंग तो करो, आपने हमारे खिलाफ में बैटर नोटिस निकाला है, आप हियरिंग तो करो, तो उसमें हियरिंग हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो ये अभी जो 2017 की जो आपने बात बताई नीलेश जी, कि 2017 में जो जस्टिस काथावाला थे, उनका कौन सा स्टिंग ऑपरेशन आ गया था कि जो एविडेंस को ऑन रिकॉर्ड वो रख नहीं रहे थे? एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड विषय था, जिसमें उनका जो क्लोज था जस्टिस काथावाला का, उसने बोला कि हमारा ये 7/12 है। हमने कहा ये झूठा 7/12 है, इस पे जो नाम है हाथ से ऐड किया, ओरिजिनल रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है। तो इनको पहले समझ में नहीं आया, बोला ठीक है तहसीलदार को पूरा रिकॉर्ड लेके बुला लेते हैं, जो सही रहेगा सही, जो गलत है उस पर कार्रवाई कर लेंगे। तहसीलदार रिकॉर्ड लेके आ गया। तहसीलदार ने बोला हमने जो डॉक्यूमेंट दिया वो सही है और जो अपोजिट वाले ने दिया है वो गलत है। तो इसके ये इन द मीन टाइम उनका हो गया था, जो भी सेटलमेंट, जो भी चीज हो गई थी, तो उसने उन्होंने, और हमको इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि वो रिकॉर्ड पर नहीं लेने वाला है। तो हमारे क्लाइंट ने, जो भी थे पर्सन, उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया कि यह ऐसा बोल रहा है तहसीलदार का जो भी अधिकारी है, और ये रिकॉर्ड पे नहीं ले रहा है। तो फिर उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल हुआ जस्टिस काथावाला। तो क्या है, इनको क्या लगता है कि हम अगर जज बन गए तो हमको लाइसेंस मिल गया लूटने का, करप्शन करने का, हम हो गए। देखो एक दो चीफ जस्टिस ने बहुत सुंदर बोला है क्या कि लॉर्डशिप बोलने की वजह से इनके मन में गॉड फैक्टर आ गया। इनको लगता है हम भगवान ही है। कई लोग अच्छे जजेस भी है, देखिए कई जजेस अच्छे हैं। और एक मैं बताता हूँ, अभी जो 5 जज बेंच जो बना है ना अभी, तो ये 5 जज में से 4 जज है चीफ जस्टिस को छोड़कर, क्योंकि चीफ जस्टिस डिसक्वालीफाइड उनका जा रहा है।
तो जो मैं तो ये कह रहा हूँ सर, मैं आपके साथ मैं एक बात, मैं तो वकील नहीं हूं, मैंने लॉ की पढ़ाई भी नहीं की है, लेकिन मैंने लॉर्डशिप, ये लॉर्ड शब्द को पढ़ा है। लॉर्ड शब्द क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसी के लिए जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट होना चाहिए, जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट होना चाहिए कि वो लगातार इस शब्द को अलाउ किए हुए है। लगातार लॉर्ड का मतलब होता था इंग्लैंड में, और जब जमींदार जो होता था ना उसको लॉर्ड कहते थे, लैंडलॉर्ड बोलते थे या तो फिर भगवान को बोलते हैं। हाँ, लैंडलॉर्ड को। तो ये लैंडलॉर्ड कैसे हो गया? और ये उसको अलाउ किए हुए हैं, तो ये कंटेम्प्ट जज के खिलाफ होना चाहिए। नहीं, उसका किस्सा बता दो, अच्छे पॉइंट निकला आपने, सुनिए उसका। हाँ, 2 मिनट का किस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने रिट लगाया सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, उन्होंने कहा कि हम आपको लॉर्ड नहीं बोल सकते, ये हमारे भगवान का अपमान है, आप भगवान नहीं हो, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। हाँ। फिर उसके ऊपर बहुत यह हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि आपकी बात सही है, आप हमें सिर्फ रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज कीजिए, योर ऑनर बोलिए या तो सर बोलिए। हाँ। तो ये, और उसके बाद में बार काउंसिल में अमेंडमेंट हुआ है लॉर्ड, लॉर्डशिप वर्ड यूज नहीं करने का। बट कुछ या तो आदत पड़ गई है, और या कुछ लोग ज्यादा ऐसा गुलामी। नहीं, आदत पड़ गई, तो मैं तो यही कह रहा हूं, ये आदत जो पड़ गई है, तो ये जो है, ये व्यवस्था मूलक प्रश्न है, ये जो है ना, ये प्रोसीड्यूरल प्रश्न है ना। तो जो जज साहब इतने महान महान काम कर रहे हैं, उनको तो फौरन ये बात कहनी चाहिए ना सबसे पहले। अरे ठीक है, लेकिन ये सच्चाई ये है, तो ये वकीलों ने भी सोचना चाहिए। बार काउंसिल कह रहा है कि बैन है लॉर्डशिप वर्ड यूज करना, तो माय लॉर्ड क्यों बोलने का? हाँ, हाँ, रिस्पेक्ट रखो। देखिए, कोर्ट का रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, उसके बगैर ये व्यवस्था टिकेगी नहीं। तो रिस्पेक्ट जरूर रखो, लेकिन गुलामी मत करो, अंधभक्ति मत करो, बस। और रिस्पेक्ट अलग चीज है, डर अलग चीज है, वैसा डर नहीं चाहिए। हाँ, राइट। हाँ, ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट। अभी देखिए, अभी जो नया जो 5 जज बेंच बना है, हाँ, मैं चीफ जस्टिस को थोड़ा बाजू में रखा हूं। चारों जज ये अपराइट जजेस माने जाते हैं, अच्छे जजेस है, मतलब जिनको लिया गया है। तो ये कोई उसमें कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ऑब्जेक्शन सिर्फ है कि चीफ जस्टिस उसका पार्ट रह नहीं सकते। अभी लेटर भेजा अपने सुप्रीम कोर्ट लॉयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है एडवोकेट ईश्वर लाल अग्रवाल जी ने, वो लेटर भेजूंगा आपको। तो उन्होंने लेटर भेजा है, 3 मुद्दे बताए हैं उसमें। देखिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस, हाँ, अभी सबसे बड़ी चीज, अभी तो ये कंफर्म ही नहीं है कि कौन से पॉइंट पे लिया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सोर्सेस ने बताया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला गया है ये दिशा सालियान वाले मैटर में, जो मेरे ख्याल से जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के बारे में, तो वो मामला है शायद। ठीक है, कुछ भी रहने दो, अपने जब आएगा उसका नोटिस तब देखा जाएगा उसको। अभी देखिए, सुओ मोटो का कॉग्निजेंस जो होता है ना, उसका लॉ है। अच्छा, खास करके लॉ, बाकी तो केस में है पीएन दुडाने वगैरह, उसको बाद में कंफर्म किया गया बाल ठाकरे के केस में, बाल ठाकरे वर्सेस हरीश पिंपल खुट्टे में। तो लॉ क्या है कि सुओ मोटो का कॉग्निजेंस लेने का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को है, एक। और ये कॉग्निजेंस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे होता है, जुडिशियल साइड पे नहीं होता। वो अपने चेंबर में पर्सन चीफ जस्टिस डिसीजन लेता है, और बाद में कितना बेंच कंस्टिट्यूट करने का, कौन से जजेस को रखने का, इसका भी डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को है। ही इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। ठीक है, अभी दोनों डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उन्होंने ले लिए, वेल एंड गुड। लॉ ये कहता है कि जिस जज ने कॉग्निजेंस का डिसीजन लिया है, वो जज उस बेंच का मेंबर नहीं रह सकता, उस बेंच में, 5 जज की बेंच में वो जज नहीं रह सकता। तो इसके ऊपर में 10 जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्वींस बेंच है, यूएस सुप्रीम कोर्ट है, सब है। तो वो एक मेंशन कर दिया है ऑर्डर में कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू सिट इन द बेंच। तो वो एक है, सो यू प्लीज रिक्वेस्ट फ्रॉम द केस। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हाईकोर्ट वर्सेस नीलेश ओझा के मामले में 2019 में जस्टिस झेड़े हक ने इसी ग्राउंड पे खुद को रिक्यूज किया था केस में से। तो आपको ऐसा नया नहीं बता रहे, ऑलरेडी लॉ है उसका। तो एक चीज है। दूसरी चीज, इसका जो कॉग्निजेंस होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का, ये कॉग्निजेंस डायरेक्ट
कोर्ट ने नहीं लेना चाहिए। ब्लॉक के केस का क्वींस बेंच का लॉर्ड डेनिंग का जजमेंट है और उसको फॉलो किया है सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने विनय चंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी अपील किया। तो वो जजमेंट क्या कहता है कि देखो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। कंटेम्प्ट क्या है, 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का हरिदास का क्या कहता है कि कंटेम्प्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्रिमिनल ऑफेंस का जो है ना प्रोसिक्यूशन का अधिकार किसका है, ज्यूरिडिक्शन किसका है, ये सरकार का। कोई भी ऑफेंस हुआ तो उसको प्रोसिक्यूशन सरकार चलाती है उसके खिलाफ। तो पहला रिक्वेस्ट एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने खुद होके या कोई भी कोर्ट ने खुद होके सो मोटो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए। इस पे भी जजमेंट है, वो भी लिख दिया है। तो और अगर फॉर एग्जांपल एक मिनिस्टर ने कंटेम्प्ट कर दिया और स्टेट का काउंसिल नहीं ले रहा है कॉग्निजेंस, ऐसे कंडीशन में कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लेना चाहिए और दूसरा वकील अमिकस क्यूरी अपॉइंट करना चाहिए। ये उसका लॉ है, क्योंकि उसमें क्या वर्ड लिखा है कि इट डजंट लुक गुड कि जज खुद ही प्रोसिक्यूटर है और वो खुद ही जज। तो ये इट इज नॉट डिजायरेबल, नॉट प्रॉपर, डजंट लुक गुड फॉर द प्रेस्टीज ऑफ द कोर्ट। ये लॉ सेटल्ड है, तो उसका भी इसमें उल्लंघन हुआ दिख रहा है, वो प्रोसेस को बाईपास किया जैसा दिख रहा है। तो उसके बारे में लेटर में लिखा है ऑब्जेक्शन में। तीसरा, केस का टाइटल भी गलत है। टाइटल क्या लिखा है, हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस नीलेश ओझा। हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, हाई कोर्ट वर्सेस नीलेश ओझा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट ये पार्टी कैसे रह सकते हैं, तुम खुद ही जज रहेंगे तो तुम पार्टी कैसे रह सकते हैं, तुम पार्टी नहीं तो तुम जज कैसे रह सकते। नो वन कैन बी जज इन ओन केस। तो ये जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है कि मैं ही कंप्लेंट और मैं ही जज रहूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बी कार करके है, बाद में उसको फॉलो किया है इसमें विनीत नारायण के केस में, नहीं विनीत नारायण, पीएन दूड़ा के केस में। तो उसमें क्या कहा है कि टाइटल क्या रहना चाहिए, इन री, RE री, जैसा आप जस्टिस कर्नल का देख लीजिए, केस का टाइटल था इन री जस्टिस CS कर्नल रिस्पोंडेंट। इसमें जो पर्सन है उसके आगे जस्टिस, कर्नल के आगे जस्टिस भी लिखा है। और लतीफ अहमद का केस है हाई कोर्ट का, घनश्याम उपाध्याय जी का केस है केस लॉ, उसमें क्लियर कहा है कि एडवोकेट इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ही एंटाइटल्ड फॉर द सेम रिस्पेक्ट एज दैट ऑफ अ जज। जज के इतना ही रिस्पेक्ट और उसको ट्रीटमेंट एडवोकेट को मिलना चाहिए। ही इज आल्सो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। हो गया। तो टाइटल में कोर्ट इज बाउंड टू मेंशन इन री एडवोकेट नीलेश ओझा, मतलब एडवोकेट वर्ड भी लिखना इसमें चाहिए, जैसा इन री जस्टिस CS कर्नल लिखा था। तो ये जो टाइटल भी है ना, टाइटल भी केस का इज नॉट प्रॉपर। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसमें जो भी पर्सन होता है वो होता है रिस्पोंडेंट या अलीज्ड कंटेम्नर, मतलब उसको कंटेम्नर नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल प्रूव्ड गिल्टी। जब तक केस प्रूव नहीं होगा तब तक आप कंटेम्नर नहीं बुला सकते। प्राइमा फेसी फाइंडिंग इन द नेचर ऑफ फाइनल, मतलब ऐसे भी फाइंडिंग नहीं दे सकते। इस तरह के लॉ है। इन लॉ का जो वायलेशन हुआ है उसके बारे में एक लेटर लिखा है और चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की गई है कि आप इसमें कृपया ये केस से रिव्यू करेंगे तो बेटर रहेगा। अभी ये हो गया पार्ट 1। चीफ जस्टिस आलोक आराधे, हाँ आलोक आराधे, यस आलोक आराधे ही मैंने कॉग्निजेंस लिया है। हाँ, और वही पार्ट ऑफ द 5 जज बेंच है। अच्छा, तो चीफ जस्टिस ही अब नहीं रहेंगे उसमें, आपके हिसाब से नहीं रहना चाहिए, लॉ कहता है। कोई भी अच्छे जजेस को आप उसमें इंक्लूड कीजिए। कई जजेस हैं जो इसके पहले मेरे खिलाफ का एक मैटर में जस्टिस भारती डांगरे मैडम थी, जस्टिस कर्निक थे, UN जस्टिस कोलाबा वाला, ऐसे कोई भी आप अच्छे जजेस, सीनियर जजेस को लीजिए, तो उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो चीफ जस्टिस का जुरिडिक्शन है। बट चीफ जस्टिस आलोक आराधे इसका मेंबर नहीं रह सकते करके ऐसा लेटर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से। जस्टिस रेवती जो है
रेवती मोहिते डेरे, हाँ। मोहिते डेरे, और जो दूसरे जस्टिस हैं जिनका कि आप कहा जा रहा है कि इनका अपमान हुआ है, वो क्या मामला है? देखिए, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का जो केस था ना, उन्होंने जो आईसीआईसीआई की जो चंदा कोचर है, आईसीआईसीआई की थे ना चंदा कोचर, आईसीआईसीआई चेयरमैन थी। हाँ, तो चंदा कोचर जो थे, उनके केस में उनके खिलाफ में सेक्शन लगा था 409 ऑफ आईपीसी, जिसमें उम्र कैद की सजा है। तो वो केस में जस्टिस डेरे ने मेंशन किया कि ये ऑफेंस जो है 7 साल के पनिशमेंट वाले हैं और आर्नेश कुमार का वायलेशन हुआ और ये ग्राउंड पे बेल दे दिया। तो ये झूठा दिखा एक। इसके अलावा उन्होंने और ऐसे कई काम किए। एक दूसरा मतलब उनकी सिस्टर जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की लीडर है, और वो उनके सिस्टर मतलब उनके अपने दिशा सालियान के मैटर में उनके सिस्टर ने आदित्य ठाकरे के सपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट दिया करके उनको भी आरोपी बनाया गया है दिशा सालियान के मैटर में, एफआईआर में। हाँ, तो 120 में तो जो जस्टिस डेरे की सिस्टर जब वो जिस पार्टी की है, उसी पार्टी के एक एमएलए है, तो उनके खिलाफ में ऑफेंस था पुलिस स्टेशन जलाने का, मतलब लोगों को लेकर के पुलिस स्टेशन जलाने का, 307 वगैरह, अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ पुलिस। वो केस में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने बेल देते समय वो 307 का सेक्शन लिखा ही नहीं और उसको बेल दे दिया। तो मतलब ये एक बार नहीं है, बार बार है। उसके बाद में आपको और एक जोक बताता हूं मैं। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस का है, लेकिन जब यहाँ पर चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय थे, उस समय ये जस्टिस रेवती मोहिते डेरे एक न्यूज़पेपर के बेस पे खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है। तो वो जो लिया कॉग्निजेंस, तो उसकी गलती को करेक्ट करना ये चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी थी। चीफ जस्टिस ने वो ना करते हुए फिर मैटर उनको असाइन कर दिया। इसलिए चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के खिलाफ हमने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का डिमांड किया राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति देखिए आईपीसी सीआरपीसी जो है नया, मतलब बीएनएसएस 218, उसके तहत अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी, मतलब हाईकोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ की सैंक्शनिंग अथॉरिटी है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनके पास में अगर एप्लीकेशन दिया और 3 महीने के अंदर अगर सैंक्शन रिफ्यूज नहीं किया एप्लीकेशन, तो ऐसे कंडीशन में सैंक्शन इज डीम्ड टू बी अकॉर्डेड। तो हमको सैंक्शन मिल चुका है प्रोसिक्यूट करने का, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय का, तो उसमें 409 के ऑफेंस होते हुए जिसमें उम्र कैद की सजा है, जस्टिस डेरे ने अपने ऑर्डर में लिखा कि इसमें सजा कितनी है, 7 साल सजा है, आर्नेश कुमार के गाइडलाइन लगते हैं, वो फॉलो नहीं हुए करके मैं बेल दे रही हूँ। वो एक गलत किया। बाद में उसमें और एक कंप्लेंट है, वो तो ठीक है, उसको बाजू में रखिए। जस्टिस डेरे ने अभी देखिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को होता है, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, और उसको छोड़ के किसी भी जज ने कॉग्निजेंस लिया तो वो ऑर्डर नल एंड वाइड होती है। लेकिन जस्टिस डेरे ने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को वायलेशन करके बदलापुर के एक मैटर में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और चीफ जस्टिस को भेजा देवेंद्र उपाध्याय को। अब जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय की जिम्मेदारी थी उसको नली पे कॉग्निजेंस लीजिए, देखिए बदलापुर का मैटर है, उसमें कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन प्रोसीजर गलत थी। तो वो जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने उसको गलती को कोई कवर नहीं किया, गलती को क्लियर मतलब ये करेक्ट नहीं किया, और पीआईएल का ज्यूरिडिक्शन जस्टिस उपाध्याय के पास था, वो फॉरवर्ड किया उन्होंने जस्टिस डेरे को। अब जस्टिस डेरे का जो पर्सनल है ना, उनका पर्सनल ग्रज है इस सरकार के खिलाफ में, जो भी एकनाथ शिंदे सरकार है, देवेंद्र फडणवीस आपकी सरकार है, तो इस सरकार के खिलाफ में, क्योंकि उनकी सिस्टर जो है, उनकी सिस्टर है शरद पवार गुट की, राष्ट्रवादी की। इसे कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि ये सरकार के खिलाफ है? आप सरकार से पूछ लीजिए, हर मैटर में सरकार के उनका रवैया वैसा ही रहता है, और हमने प्रूफ दिए, मतलब हमने हमारे एक तो आपके पास ये प्रूफ है? एक तो हुआ कि प्रोसीड्यूरल प्रूफ तो आपके पास है, तो ये लीगल पॉइंट्स का बाकी जजेस को मालूम नहीं है कि भाई जो सुओ मोटो लेने का अधिकार जो है वो चीफ जस्टिस को है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ने अगर अधिकृत कर दिया तब ले सकते हैं क्या?
चीफ जस्टिस ने अधिकृत करने के बाद, लेकिन अर्लियर इलीगल कॉग्निजेंस को चीफ जस्टिस सैंक्टिफाई नहीं कर सकता। ममता महंती का जजमेंट है जो एट द इंसेप्शन बैड है, उसको सैंक्टिफाई, उसको करेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा ममता महंती का जजमेंट है। तो जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय जो थे ना, वो भी तो ऐसे ही थे ना। वो क्या करते थे, अभी सुशांत सिंह का और अपना इसका पीआईएल था अपना दिशा सालियान का, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे आरोपी है, वो मैटर उन्होंने 1.5 साल कोर्ट भी नहीं आने दिया। और एकनाथ शिंदे साहब के खिलाफ का कोई भी मैटर रहता था तो कोई किसी ने नहीं दिया तो खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते थे, और जितना पॉसिबल हुआ उनको डैमेज करने का ट्राई करते थे। ऐसा हमने नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, आपके खिलाफ 5 नहीं, आपके खिलाफ 10 जज बेंच बैठे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बैठे। हमें तो सिर्फ ये बता दें कि दिशा सालियान के एडवोकेट हैं नीलेश ओझा। नीलेश ओझा ने 25/3/2025 को एक एप्लीकेशन मूव किया और उसमें वो दिशा सालियान के पिता का एप्लीकेशन मूव किया हुआ है, मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास गया हुआ है, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक्सेप्ट किया है, उस बात का संज्ञान सरकार ने लिया है, पॉलिटिकल पार्टी ने लिया है, सड़क पर भी लिया है, सदन में भी लिया है, सदन में बयान दिया है, फिर सरकार के जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, डिप्टी मिनिस्टर, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कॉग्निजेंस लिया है, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है। पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, इसके लिए बेंच कब बैठेगा? हाँ, और वो बॉम्बे हाईकोर्ट का केस लॉ देने के बाद में कमिश्नर कह रहा है कि अभी नहीं करूंगा, मैं फॉलो नहीं करूंगा। मैं वो 5 जज बेंच से पूछ रहा हूं, वो 5 जज बेंच के कंटेम्प्ट में ये मैं जनता की अदालत में ले जा रहा हूं। कि भैया 5 जज जो ने हम तो लॉर्ड कहने वाले नहीं है, हम तो लॉर्डशिप भी नहीं कहने वाले, लॉर्ड भी नहीं कहने वाले, मी लॉर्ड भी नहीं कहने वाले हैं, ऑनरेबल सर कह रहे हैं, रेस्पेक्टफुली, ऑनरेबल 5 जजेज सर। आप हमें यह बताइए, पूरा फुल मीडिया ग्लेयर में ये एप्लीकेशन मूव हुआ, आपने भी टीवी देखा होगा, आपने भी अखबार पढ़ा होगा, गया वहां पे एक्सेप्ट हुआ, सरकार ने कॉग्निजेंस लिया, एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है। कानून कहता है कि एफआईआर, बॉम्बे हाईकोर्ट का डायरेक्शन है, आप ही के हाईकोर्ट का डायरेक्शन है जहां आप बैठे हैं 5, और उसका कंटेम्प्ट हो रहा है, उसका कंटेम्प्ट हो रहा है, उसका कंटेम्प्ट हो रहा है। उसके लिए कब बैठेंगे? हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए, हो सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर एडवोकेट नीलेश ओझा कोई कंटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके लिए तो बैठ गए आप, लेकिन ये जो कंटेम्प्ट हो रहा है, सीधी पुलिस कमिश्नर ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है एफआईआर रजिस्ट्रेशन का मलवानी पुलिस स्टेशन में दोबारा, या एसआईटी को ही कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। सरकार ने कहा है कि हम एसआईटी को दे दिए हैं, सरकार को इस पर तो फ्रेश एफआईआर दर्ज करना है ना, ये कंटेम्प्ट है ना सर, आप बोलिए। हाँ, यस। और अरे कल का जजमेंट है, इसी जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच का कल का जजमेंट है। हाँ। सेम ऐसा केस था, वो एसआईटी चालू है, ये चालू है, कोर्ट ने कहा जब वो एसआईटी छोड़ दो तुम्हारा, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेंट आ रहा है तुमको एफआईआर करके ही इन्वेस्टिगेट करना है। उसी ज्वाइंट सीपी को ऑर्डर किया लक्ष्मी गौतम को, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को, क्राइम को, कि आपके सुपरविजन में ये बनाओ, एफआईआर रजिस्टर करो। सरकार ने कहा हमको समय दो, कोर्ट ने कहा नहीं देंगे। अब दूसरी चीज, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सामना पेपर में संजय राउत ने 3 स्टेटमेंट छापे। पहला एक, ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट और महाराष्ट्र के कोर्ट्स जो है, ये सुलभ शौचालय हो गए हैं, पैसे डाले बगैर काम नहीं होता है, छापा है उन्होंने एडिटोरियल में। बोलते जाइए। दूसरा बोले बॉम्बे हाईकोर्ट की जो न्याय देवता है लेडी जस्टिस, या उसके हाथ में जो तराजू है, स्केल, वो भंगार में से दिक्कत लाया हुआ है। क्या है? भंगार में से, स्क्रैप में से, भंगार से। हाँ। तो भंगार में से लाया हुआ है ये बॉम्बे हाईकोर्ट की न्याय देवता का वो तराजू। नंबर 3, एक न्यूज छापा, उन्होंने कहा कि ये जो सारे जुडिशरी है ना, सारी जुडिशरी, सारे जजेस, ये सरकार के जूते के नीचे है, ये छापा है। तो अभी हमने, सुनो,
उसके लिए जज बेंच बैठा क्या? नहीं बैठा। नहीं यार, आगे का जो सुनिए, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं ना, आप समझ लीजिए यार, उन्होंने पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं। हमने एफिडेविट पे 2 पिटीशन लगाए, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सबके खिलाफ में कंटेम्प्ट। आज तक 4 साल से कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है बॉम्बे हाईकोर्ट। हो गया। इसके बाद में ध्रुव राठी, राहुल गांधी, मिड डे, इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के नीलेश नवलखा के गाइडलाइन थे, उसका उल्लंघन किया और पुलिस के नाम पे झूठी न्यूज छाप दिया उद्धव ठाकरे के फेवर में। वो एकनाथ शिंदे गुट के जो सांसद जीतकर आए थे, रविंद्र वायकर, उनके खिलाफ में इन्होंने न्यूज क्या छापा, मिड डे का जैसा मोडस ऑपरेंडी है, बोले पुलिस ने कह दिया है कि ईवीएम मशीन को मोबाइल से हैक करके एकनाथ शिंदे गुट के सांसद को जिताया गया, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद को हराया गया, ये पुलिस ने बताया। बोले पुलिस ने प्रेस स्टेटमेंट दिया, हमने ऐसा कभी बोला ही नहीं। मिड डे को रिग्रेट का नोट छापना पड़ा। लेकिन ध्रुव राठी और राहुल गांधी, ये लोगों ने क्या किया, जो नहीं मिड डे तो इसके लिए चर्चित रहा है, तो उसने माफी मांगा, मिड डे ने माफी मांगा। हाँ, लेकिन जो सेकंड वाला न्यूज नहीं चला रहे थे, पहला वाला न्यूज चलाया ध्रुव राठी, अपना ये राहुल गांधी, और जो भी है उससे फायदा उठा रहे थे उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, जो भी थे। तो इन सब के खिलाफ में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुआ कि आपके बॉम्बे हाईकोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन है नीलेश नवलखा का, और आपने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ में नीलेश नवलखा में गाइडलाइन दिए। तो बाबा साहेब आंबेडकर ने जो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाया है, जिसमें कहा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है, देयर कैन नॉट बी डबल स्टैंडर्ड, वन फॉर वन क्लास ऑफ पीपल, मतलब लेफ्टिस्ट के लिए अलग लॉ, लेफ्ट इकोसिस्टम के लिए अलग लॉ, और नॉर्मल कॉमन जो लेफ्ट इकोसिस्टम के खिलाफ बोलेंगे उनके लिए अलग लॉ। तो ये नहीं चलने वाला। नंदलाल शर्मा में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको इक्वल करना है। तो अभी मुझे इतना बताइए कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तो आपने बोल दिया नीलेश नवलखा में कि आपने सही रिपोर्टिंग करना चाहिए था, ये कंटेम्प्ट आता है, ये होता है। तो ये संजय राउत, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, ध्रुव राठी, आदित्य ठाकरे, ये सब लोग किस एंगल से और कौन से संविधान के तहत प्रोटेक्टेड है, और ये उस समय के जो चीफ जस्टिस थे और आज के भी चीफ जस्टिस है, इनके ध्यान में क्यों नहीं आ रहा? क्या इनके लिए अलग संविधान है और हमारे लिए अलग? तो ये बता दीजिए हमको जरा कि कौन सा अलग सेपरेट संविधान आपने बना के रखा है, हम भी पढ़ लेंगे कि बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान आप लोग नहीं मान रहे, तो कौन सा अलग से सीक्रेट संविधान है आपका, वो भी बता दीजिए। तो ऐसी सारी चीजें हैं। तो ये देखिए क्या है, ये मैटर जितना चलेगा उतना सबके लिए अच्छा है। लेकिन आपको अब मैं ये जानता, क्या इसमें कोई ये मेरिट लेकर के उन्होंने 5 जजों की बेंच गठित हुई है, या इसमें कुछ और दिख रहा है? आपको एक अंदर की बात बताता हूं मैं, मेरे मैसेजेस भी है। मुझे 4 तारीख को एक पर्सन ने बताया था कि इस 2 काम होने वाले हैं, बोले आपको आपके ये दिशा सालिन वाले मैटर में। मैंने कहा क्या? और वकील का स्टेटमेंट है, वकील इज रिलेटेड टू अपोजिट पार्टी, लेकिन अपने अच्छे संबंध है। तो उन्होंने 2 चीजें बताया था मुझे 4 तारीख को, और ये बात मैंने मेरे साथ के सारे वकीलों को बताया। उन्होंने बोला अभी 2 काम होंगे, आपके मैटर में आदित्य ठाकरे को इंटरवेंशन नहीं डाल सकता, इंटरवेंशन डालेगा तो जैसा ममता बनर्जी के भांजे को 50 लाख कॉस्ट लगा, इस पे भी लग सकता है, आपके पास में केस लॉ वगैरह, हमारा आदमी इंटरवेन नहीं कर सकता इसमें। तो इंटरवेन कराने का ग्राउंड क्रिएट करने के लिए अभी हम 2 चीज करने वाले हैं। बोले एक आपको कंटेम्प्ट का नोटिस निकलवाएंगे और एक आपको डिफामेशन का नोटिस निकलवाएंगे। तो मैंने कहा वेलकम, आपको अगर कुछ मदद लगती है उसमें तो हमारे से ले लीजिए।
अरे कुछ तो करिए, मतलब एक बार आने तो दीजिए भाई, आप आइए। पिछले बार आए, एक इंटरवेंशन लगाया तो हमने उस पर 10 सेक्शन लगाए। रशीद भाई ने उसको कस्टडी में लेने का अर्जी लगा दिया आदित्य ठाकरे को। बाद में कभी उन्होंने आके ये नहीं बोला कि मैटर का हियरिंग लो करके 1.5 साल तक। तो ये जो है ना, ये मुझे पहले ही 4 अप्रैल को हिंट दे दिया गया था, लेकिन ठीक है, वो विषय बाजू में रखिए। अपने लिए बहुत अच्छा है, एक बार सब जनता के सामने आने दीजिए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का खुद का वर्ड है, 2004 का स्टेट ऑफ केरला का फुल बेंच का जजमेंट है, बार काउंसिल ऑफ केरला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लॉर्ड डेनिंग को कोट किया, बोला सबसे ज्यादा मिस यूटिलाइज एंड मिस अंडरस्टूड, कई जजेस को समझ में नहीं आता है वो लॉ जो है दुनिया में, तो वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ। कई जजेस को समझ में नहीं आता है। मैं अभी आपको अगर एग्जांपल देना चालू करूंगा ना, खुद जजेस कई मैटर में कंफ्यूज है। हमने उसमें कई लेटर देके वीडियो करेक्शन करवाया। अभी एक और एक बता दो, ये अच्छा मौका है। हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट की कार्रवाई किया था, काय के लिए किया था मालूम है क्या? एक जज है जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस विनीत सरन। जस्टिस रोहिंटन नरीमन बोले तो वही कि उनका मतलब जो ये कहते थे कि शिवाजी महाराज और औरंगजेब ऐसा मत बताइए, शिवाजी महाराज के इक्वल में अकबर को बताइए, ऐसा इस तरह का वो। और ऊपर से बोलते थे कि अकबर की तरह आज तक ग्रेट सेक्युलर राजा ही नहीं हुआ इंडिया में। तो इस तरह से बोलने वाले मैं फॉली नारीमन का उनके पिताजी और उनका दोनों का हिस्ट्री जानता हूँ। हाँ, और उन्होंने हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में फोर्जरी, चोरी जो किया उसका हमारा कंप्लेंट पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं अभी उसका बताता हूँ, दिखाते हैं ये एक्चुअल में ना। देखो, जिसको ज्यादा कॉमन मैन को लगेगा क्या होशियार है, क्या अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, लॉ में इतनी गलतियां इनकी। अरे जस्टिस चंद्रचूड़ की हमने 21 गलतियां निकाली, 21 चार्जेस लगाए उन पे। तो मैं आता हूं इस पे, जस्टिस रोहिंटन नरीमन पे जो हमारे खिलाफ में कंटेम्प्ट हुआ था। जस्टिस नरीमन ने एक जजमेंट दिया क्या कि अगर उस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अगर एक आधा वकील कोई बात में आर्गुमेंट करके घर चला गया, बेटा ऐसा नहीं है, मेरे क्लाइंट का केस ऐसा है, और 7 दिन के बाद अगर जज को लगा कि वो जो 7 दिन पहले जो उसने आर्गुमेंट किया था वो गलत था, तो जज सीधा उठा के उसको जेल में भेज देगा, सजा दोषी करार दे देगा, बिना नोटिस निकाले, बिना ट्रायल चलाए। ये अंग्रेजों के से भी बारी। तो ऐसा उन्होंने जजमेंट दिया। अब जो मतलब ये बियॉन्ड ये इनजस्टिस, तो वो जो जजमेंट था मैथ्यू नेदुम्पारा के केस का, वो जजमेंट एक्चुअली था अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वगैरह का कि तुम किसी को, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड और अल्टरिम पार्टी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में कोई भी व्यक्ति के खिलाफ फाइंडिंग देने से पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करना पड़ेगा, उसका कहना क्या सुनना पड़ेगा, ये सब चीजों को मेंशन करके ही जजमेंट देना पड़ेगा, उसके पहले आप गिल्टी उसको ठहरा नहीं सकते। आप इन्होंने जजमेंट दे दिया तो इंडियन बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते हमारा जिम्मेदारी था उस पर ऑब्जेक्शन उठाना। तो उसमें महाराष्ट्र स्टेट के अपने इंडियन बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट विजय कुर्ले और मैं हूं नेशनल प्रेसिडेंट। तो विजय कुर्ले जी ने क्या किया, कंप्लेंट फाइल किया अगेंस्ट जस्टिस नरीमन बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसमें मेंशन किया कैसी गलती है इनकी। अब मेन जोक आगे आता है। जैसा लेटर गया एडवोकेट विजय कुर्ले का, सारे देश में चर्चा हो गई कि इतना होपलेस जज कैसे रह सकता है, ये तो यार चपरासी बनने के लायक नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट का जज किसने बनाया। तो सब चर्चा होने लग गई, सारे वकील पहुंच गए। तो वो माहौल को शांत कैसा किया जाए तो क्या करा, तो क्या किया, बॉम्बे बार एसोसिएशन के एक मिलिंद साठे है और एक दूसरे एक कैवान कल्याणी वाले कुछ तो भी है, ये 2 लोग लेटर लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को
वो लेटर का समरी मैं बताता हूँ, वो लेटर का समरी यही है कि जज कुछ भी कर ले, चोरी चकारी मारना, किसी के लड़की उठा के लाना, कुछ भी वाफेज कर ले, जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इन्होंने जो जज के खिलाफ बोला है तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट किया जाए। और वो जो जजमेंट दिया है कि वकील को जब चाहे तब जज सजा दे सकता है, बिना सुनवाई करे दोषी ठहरा सकता है, उस जजमेंट का हम बहुत वेलकम करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। ये बॉम्बे बार एसोसिएशन के जो भी दलाल चमचे जो भी थे, उन्होंने रिजोल्यूशन करके लेटर भेजा। अब क्या आगे का जोक सुनिए, इसमें जोक पे जोक है। लेटर पहुंचता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी के चेंबर में, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब होपलेस है ना, तो रिजेक्ट ही करेगा। आप रिजेक्ट करने के बाद में ये दलाल लॉबी फिर घबरा गई। तो जस्टिस नरीमन और जस्टिस विनीत सरन फॉर्जरी किया सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का, और क्या करते हैं मालूम है क्या? और उस फॉर्जरी में बाद में शामिल हो गए जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस। वो क्या लिखते हैं? चीफ जस्टिस ने मेरे पास लेटर भेजा है कार्रवाई के लिए, और हमारे पास में चीफ जस्टिस ने राइटिंग में लिख कर दिया है कि तुम्हारे खिलाफ का वो लेटर हमने क्लोज कर दिया है, हमने रिजेक्ट कर दिया है। और दूसरी चीज, तू खुद आरोपी है तो तेरे खिलाफ तेरे पास में कैसा आएगा, और भेजा तो तू उसका कॉग्निजेंस कैसा ले सकता है? जस्टिस सीएस कर्नल के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया था 7 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में, भेजा नहीं था कोई लेटर चीफ जस्टिस ने। चीफ जस्टिस ने कोई लेटर नहीं भेजा था, बिल्कुल नहीं। पूरा फॉर्जरी रजिस्ट्री ने लिख कर दिया। लेटर दिखेगा किसी अपने कलीग को, जज को, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, तो वो ऑन रिकॉर्ड होगा ना। अरे ऑन रिकॉर्ड, तो वही तो बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड जो है चीफ जस्टिस ने हमारे फेवर में एविडेंस दिया है भाई। हमारा विटनेस खुद चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी जनरल है। वो तो छोड़ दीजिए, वो उनके खिलाफ में इस स्तर का सोचिए करप्शन है, इस स्तर का करप्शन है जिसे हम सैक्रोसैंक्ट कह रहे हैं, जिसे हम अपना मंदिर समझते हैं न्याय का, वहां इस स्तर का करप्शन है कि कुछ भी घालमेल कर लो। अब आगे का जो वो खुद, जिसमें खुद आरोपी है, वो खुद कॉग्निजेंस लेता है उसका, कि जो एलिगेशन रोहिंटन नरीमन के खिलाफ, एक खुद जस्टिस रोहिंटन नरीमन लिख रहा है कि जो एलिगेशन जस्टिस रोहिंटन नरीमन के खिलाफ किए गए हैं वो झूठे हैं, इसलिए ये कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, कंटेम्प्ट का शोकॉज नोटिस निकालती है। हो गया, कोई बात नहीं। जस्टिस रोहिंटन खुद लेते हैं कॉग्निजेंस, खुद लेटर लिखते हैं और कंटेम्प्ट का आपको नोटिस भेज देते हैं। यस, अब कंटेम्प्ट का आया जैसा हमको नोटिस, तो इसको जो है सो बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े जज नहीं देखते हैं, इस बात को नहीं देखते हैं, पत्रकार नहीं देखते हैं, मोहर लगाने वाले पत्रकार वगैरह नहीं देख पाते हैं। वो लेफ्ट इकोसिस्टम इधर ध्यान देता है। और वो आप वो देखिए कि वो जो नारीमन है, रोहिंटन नारीमन, वो उनके भ्रष्टाचार का मतलब कितना कहानी कहा जाए, क्या क्या बोलते हैं अनाप शनाप। How much he is informed, everybody knows. हाँ, अभी ठीक है ना, बहुत किस्से हैं उनके। अभी फिर क्या हुआ, फिर मैटर आया, फिर और उसके नीचे लिख रहा है क्योंकि मेरे खिलाफ एलिगेशन है, मैं केस आगे नहीं लूंगा। खुद ही लिख रहा है, लेकिन कॉग्निजेंस लेने का प्रोसीजर चालू करवा देने का, ठीक है वो। अच्छा, वो भी इलीगल है, कोई बात नहीं। फिर मैटर जाता है दूसरे बेंच के पास, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, उनके पास में हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिया कि ये आपका कॉग्निजेंस गलत है, ये विसेट है, हमको डिस्चार्ज करो इसमें से। तो वो इससे 4 कदम आगे, वो क्या लिखते हैं ऑर्डर में, नहीं चीफ जस्टिस ने लेटर भेजा है, हमने बोला ठीक है ये रजिस्ट्री है और चीफ जस्टिस उनको वो रेडी है आपके विटनेस देने को। बोले नहीं हमको आगे बढ़ाना नहीं है केस को। और वो आगे का एक वर्ड लिखते हैं कि कोई कानून, कोई लॉ सुप्रीम कोर्ट को लागू नहीं होता है, हमको जैसा लगेगा हम वैसा ऑर्डर करेंगे। या उसमें लिखा है ना,
हाँ, कंटेम्प्ट में हम किसी लॉ से बाइंड नहीं है। हमको जैसा लगेगा वैसा ऑर्डर करेंगे, और आपका नहीं सुनना है, आप कंटेम्प्ट के दोषी हो। हमने अच्छा ठीक है, हमने बोला दूसरी चीज ट्रूथ इज ए डिफेंस, ये लोग प्रूफ उसके करप्शन के, जस्टिस नरीमन के नहीं बोले हमको सुनना ही नहीं कुछ, हम चला रहे। अब यहाँ पर बनती है हिस्ट्री। जो हमको सजा दी गई, हमने लगाया रेट पूरे प्रूफ के साथ। जस्टिस गोगोई साहब ने जो हमको लिख कर दिया फेयरली, उनका एक्चुअली ये हेल्प माना जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और कई जजेस ने हेल्प किया। मतलब ये पूरा अपने पावर का कंप्लीट मिसयूज, मतलब हम पूरे कानून को धता बता रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी हम ले रहे हैं और उसके बाद आपको सजा दे रहे हैं, और फिर सजा को प्रचारित करवा रहे हैं। अखबार में अभी ठाकरे गैंग के लोगों ने प्रचारित किया, मोहर लगाने वाले पत्रकारों ने प्रचारित किया कि इनको कंटेम्प्ट की सजा मिल चुकी है नीलेश ओझा। हाँ हो गया, तो मेरिट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं पता, लेकिन आगे उसमें हिस्ट्री देखिए कैसा बनता है। उस पे हमने रीट लगाया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सजा दिया तो उसके खिलाफ में चैलेंज करने का कोई प्रोविजन नहीं था अभी तक। हमने रीट लगाया, हमने कहा ये लॉ है, और यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स जो यह है कमेटी, उसका 17 जज बेंच का जजमेंट, जिसमें अपने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भगवती भी मेंबर थे, वो सब लेके हमने कहा देखिए लॉ क्या है, जिस व्यक्ति को सजा हुई है उसको एक अपील देना ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। और ये हमारे साथ में अन्याय हुआ, ये प्राइमा फैसी है। ओवरऑल जजमेंट को रिलाई करके, मतलब ये जो दो जज थे ना, ओवरऑल जजमेंट को रिलाई किया और कहा कि हम लार्जर बेंच का नहीं मानते, ओवरऑल मानते। तो हमने सब पॉइंट आउट किया। हमने कहा अभी इंटरिम कॉम्पेंसेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमको 5 करोड़ दिया जाए। हमने रेट लगाया, हमारी रेट एडमिट हुई। हमारा सेंटेंस जो 3 महीने का जो था ना पनिशमेंट, तो उसमें हमको बोल रहे थे दीपक गुप्ता आप एक बार माफी मांग लो और केस क्लोज कर दो। हमने कहा माफी हम क्यों मांगेंगे भाई, करप्शन 5 करोड़ रुपया दो। माफी क्यों मांगेंगे, हम तो 5 करोड़ रुपया लेंगे। नहीं नॉर्मली क्या होता है, वकील डर जाते, कंटेम्प्ट बुला के डर जाते हैं, चलो जज से रोज काम पड़ता है। तो हमने कहा हमने गलती की नहीं तो हम माफी क्यों मांगेंगे। लोकमान्य तिलक ने जो कहा था कि भाई मैंने गलती किया नहीं, मैंने माफी मांगूंगा। तो और कभी कभी क्या होता है, देखो अपनी गलती नहीं रहने पे माफी मांगने वाला नॉर्मली को देखो क्या बोला है, गलती है तब माफी मांगता है तो समझदार रहता है, गलती नहीं है तब भी माफी मांगता है मतलब शादीशुदा है। तो ये जो एक जोक का विषय हो गया, लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, फिर उसमें जस्टिस उदय ललित साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके बेंच ने हमारा पिटीशन एडमिट किया। हमारे ही ग्राउंड पे प्रशांत भूषण का भी पिटीशन है, दोनों पिटीशन टैग हुए, उसका कॉग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और अटॉर्नी जनरल को सबको नोटिस निकाला है उसमें, और उसकी सुनवाई अभी तक 3 साल से आई नहीं है। लेकिन कॉग्निजेंस हमारा ले चुका है, सेंटेंस पूरा हमारा स्टे है, मतलब 2 साल से तो अभी कॉग्निजेंस ये आई नहीं है उसकी सुनवाई। तो प्रशांत भूषण भी तो माफी नहीं मांग रहे थे, आखिर में वो किसी तरीके से मान गया, 1 रुपए का फाइन पे माफी मांग लिया। नहीं वही ऑर्डर नहीं, माफी नहीं मांगा है, वही ऑर्डर को चैलेंज किया जो 1 रुपए वाला है ना, तो वो केस और हमारा केस दोनों साथ में टैग हुआ है। तो उसमें ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जब कंटेम्प्ट में किसी को सजा देता है तो वो जजमेंट सही है कि गलत है ये देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ही एक लार्जर बेंच का अपीलेट बेंच रहना चाहिए। इस पर वो ये रिपोर्टेड जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट केसेस में। तो ये इस तरह की हिस्ट्री बनी, तो ये पहली बार नहीं है। तो हमारे जितने भी वेल विशर है, समर्थक है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान के दया से अपनी जो भी टीम है इंडियन बार एसोसिएशन से लेके सब, ये सब इतिहास बनाने वाले क्रांतिकारी लोग। ये इससे कुछ ना वो दिशा सालियान के केस पे असर पड़ेगा, ना अपने आंदोलन पे असर पड़ेगा। दिशा सालियान के केस में अपने जो सीनियर अपने हैं एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी ने, उन्होंने आर्गुमेंट किया था उस दिन। तो ही इज मच कैपेबल पर्सन, जो उनको सब लोग इधर राम जेठमलानी बोलते हैं इधर क्रिमिनल लॉ में। तो वो केस में अपेयर हो रहे हैं, मैं तो हूं ही।
इन केस कुछ कम ज्यादा हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 50 वकील है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बहाने एक एक चीजें बाहर आती जाएंगी। तो इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट केस था, जो जिसका इन लोगों ने प्रचारित किया, वो भी पूरी तरह से फ्रॉड था, झूठा था, गलत था, और जो कि अभी भी पेंडिंग है, और उस पे आपने 5 करोड़ का कॉम्पनसेशन मांगा है, जो देने के लिए तैयार नहीं है, और कह रहा है कि आप माफी मांग लीजिए तो हम सेटल कर देंगे, और आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे माफी मांग ली सेटल कर देंगे, नहीं, पहले बोला था माफी मांगने को, अभी तो हमारा पिटीशन एडमिट होकर हियरिंग के लिए पड़ा है। हाँ ठीक, लेकिन आपने जो पिटीशन लगाया है कि भाई कंटेम्प्ट में जो सजा मिली है उसके लिए हमको सुना जाए, हमारी अपील सुनी जाए, तो उस पे जो है अभी आपको सुनवाई होनी है। पेंडिंग है, उसी में कॉम्पनसेशन मांगा है। अच्छा, और अभी जो ये 5 जज बेंच है उनको भी आपने अपने तरीके से भेज दिया है? हाँ, वो तो कोई विषय नहीं। हाँ, तो ये 5 जज बेंच जो बैठे हैं उसकी जो टाइमिंग है उस पे हम लोगों ने बात कर ही लिया है कि दिशा सालियान का केस चल रहा है, मुंबई पुलिस कमिश्नर को कॉग्निजेंस लेना चाहिए था एफआईआर के लिए, और उसका कॉग्निजेंस हमारे 5 जज इस बेंच को भी लेना चाहिए था, किसी ने नहीं लिया, कोर्ट ने नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट के माननीय आलोक राधे जी को लेना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं लिया। पूरी दुनिया ने देखा है, जनता की अदालत में है सब कुछ, अब ये फैसला आपको करना है कि आपकी अदालत सही है या जो असली जजों की अदालत सही है वो सही है, ये सब आपके ऊपर फैसला है। मैं तो थर्ड पार्टी के रूप में आपके सामने सिर्फ तथ्यों को रख रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। मुझे उम्मीद है कि आप विचलित नहीं होंगे और 5 जजों के सामने अपनी बात को रखेंगे, और आप 5 जज भी आपकी बात को जरूर मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।